प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी ईवीएस की एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन है लेकिन आपको आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जो बादल बनते हैं वो कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं। इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, ट्रांसपीरेशन से कि सब्लिमेशन से। तो यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है बच्चे, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसके लिए हमें पहले वाटर साइकिल समझना जरूरी है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, जो भी एनसीईआरटी में दिया है उससे क्वेश्चन बनना बहुत ही पॉसिबल है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब ये वाटर साइकिल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो नदियों में पानी रहता है, जो रिवर्स में, नालों में, लेक्स में पानी रहता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। यानी कि क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो वो वाष्प क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। यहाँ पर क्या हो गई, वाष्प ठंडी हो गई और उसने किसका रूप ले लिया, बादलों का रूप ले लिया, क्लाउड्स का रूप ले लिया। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा है और यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बादल बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। जब बादल बन गए, बादल बनने के बाद जब वो वर्षा के रूप में गिरते हैं उसको क्या कहते हैं, हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी है। क्या हुआ, पहले वाष्पीकरण हुआ, नदी नालों का पानी वाष्प में बदला, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प ऊपर जाके जब ठंडी होती है तो वो बादलों का रूप ले लेती है, उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और जब वर्षा के रूप में नीचे गिरती है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि वर्षण कहते हैं। फिर वापस से पानी किस में आ गया, नदी नालों में आ गया, फिर इवेपोरेशन होगा, फिर संघनन होगा, फिर वर्षण होगा। ऐसी क्या रहेगी, साइकिल चलती रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये पूछा है कि जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बादल बनते हैं, वो किसकी वजह से बन रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कंडेंसेशन है, संघनन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन था कि इवेपोरेशन होगा कि कंडेंसेशन, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो बादल बनते हैं वो कंडेंसेशन के, संघनन की वजह से बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चिपको आंदोलन मैं पहले आपको समझा देती हूँ आखिर ये चिपको आंदोलन होता क्या है। चिपको आंदोलन क्या होता है, ये 1974 की बात है। कब की बात है, 1974 की। क्या हुआ था, जब बहुत सारे लोग पेड़ को काटने के लिए आए थे। अब पेड़ को क्यों काटते हैं, या तो वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाना रहेगा, घर का निर्माण करना रहेगा, बांध का निर्माण करना रहेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ था, पेड़ों को काटने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ के जो निवासी थे, ज़्यादातर जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया था, उसको पेड़ को काटने को नहीं दिया था, उसे चिपक कर खड़ी हो गई थी। तो चिपको इसलिए उसका नाम रख दिया गया क्योंकि उन लोग उससे देखिए चिपक कर खड़े हो गए थे, ताकि उन लोग पेड़ को ना काट सके। उनका क्या कहना था कि पहले हमारी जान ले लीजिए और बाद में पेड़ को काटिए। ठीक है, तो इस आंदोलन को क्या नाम रख दिया गया, चिपको मूवमेंट नाम रख दिया गया। तो इसीलिए किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसका जो नेतृत्व था सबसे पहले किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। वो थे सुंदरलाल भगुना। सुंदरलाल भगुना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1974 में हुआ था। और इससे प्रेरित होकर फिर आगे बहुत सारे मूवमेंट्स बनाए गए। फिर राजस्थान में भी हुआ, फिर आगे बहुत सारी जगहों में हुआ। राजस्थान में आपको पता है कम वर्षा होती है, अगर और जितने भी वहाँ पे प्लांट्स है, जितने भी पेड़ है, अगर उसको भी काट देंगे तो जितनी वर्षा हो रही है वो भी नहीं होगी। तो राजस्थान में भी फिर इससे प्रेरित होकर और मूवमेंट्स चालू किए गए। तो आपको याद रखना है कि जो चिपको मूवमेंट्स है वो 1974 में चालू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पौधों में पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए
ये हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि पत्ती क्या करती है। तो पत्ती जो करती है फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं वो पानी को एब्जॉर्ब तो नहीं कर दी, कहीं वो प्लांट को सपोर्ट तो नहीं करती। और ट्रांसपोर्ट फूड, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट फूड में होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भोजन का परिवहन करना है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो पौधों में पत्तियां रहती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, भोजन का परिवहन करने का काम फ्लोएम करता है, वाटर का परिवहन करने का काम जाइलम करता है। ये आपको इतनी चीजें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस हम देख लेते हैं आखिर होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि पौधे क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, पौधों को क्या क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, उसके बाद उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। और इस मेथड को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो पत्तियों में जो है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता, सबसे ज्यादा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए पत्तियों को खाद्य कारखाने भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर हम राजस्थान की रेगिस्तान की अगर बात करते हैं तो वहाँ के जो पौधे रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कांटेदार पौधे रहते हैं, तो उसमें पत्तियां नहीं रहती। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है कांटों में भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पत्तियों में नहीं होता, लेकिन ज्यादा अगर पूछेगा कि ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है, पत्तियों में होता है। अब हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है कि पौधे जो रहते हैं उसको क्या मिलती है, सन की लाइट मिलती है, सूर्य की ऊर्जा जो मिलती है वो हमेशा 1% लेता है। ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि पौधे जो है उसमें जो क्लोरोफिल रहता है वो सूर्य की कितनी ऊर्जा लेता है, 1% लेता है। 2 चीजें उसे मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गया और उसे धूप भी मिल गई। ठीक है, क्लोरोफिल भी मिल गया, धूप भी मिल गई। तो क्लोरोफिल जो था उसने क्या किया, धूप को कैप्चर कर लिया। कितना किया, 1%। उसके बाद तीसरा है पानी। पानी उसको कहाँ से मिलती है, उसकी जड़ों से मिलती है। तो जड़ों से ऊपर पानी लाने का काम कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया, जाइलम करता है। चौथी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वो जो रंध्र रहते हैं, पत्तियों में क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं, स्टोमेटा रहते हैं, वो खुलते और बंद होते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर देते हैं। तो ये चारों चीजें प्लांट्स को मिल गई, पौधों को मिल गई। तो अब वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करना चालू करेगी, प्रकाश संश्लेषण करना चालू करेगी। तो देखिए उसको क्या क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल गया, साथ में उसको क्लोरोफिल और सनलाइट भी है उसके पास। चारों चीजें जब आ गई, जैसे हमें भी खाना बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स को जमा करते हैं और उसके बाद खाने को बनाते हैं। ऐसा हम भी करते हैं, आटा लाएंगे, पानी डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे, उसके बाद ही हम आटा लगाते हैं और फिर रोटियां सेकते हैं। उसी तरीके से उसके पास ये चारों चीजें आ गई। अब वो क्या करेगी, ये चारों चीजों की मदद से उसने खाना बना लिया। ये खाना क्या है, ग्लूकोस है। ये खाना क्या है, ग्लूकोस है, C6H12O6। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, पत्तियों में हो रहा है। और ये जो खाना बनेगा, ये जो ग्लूकोज बनेगा वो भी कहाँ पे स्टोर होगा, पत्तियों में ही स्टोर होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो फूड बनता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, पत्तियों में स्टोर होता है, लीव्स में स्टोर होता है। और किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फोटोसिंथेसिस से ये क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राइजोबियम जो जीवाणु है, ये जो जीवाणु रहता है वो मटर के, चने के, मूंग के, ऐसे फलियों वाले पौधों में
पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा संबंध है। फलीदार मतलब होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में क्या रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। अब ये सहजीवी संबंध आखिर होता क्या है, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ये क्या है, फलीदार पौधा है। ये एक फलीदार पौधा है। ये अपना खाना तो स्वयं बना लेगा, लेकिन इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हवा में तो नाइट्रोजन रहता है, लेकिन वो नाइट्रोजन को वो यूज नहीं कर सकता। तो उसकी जड़ों में क्या है, देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा, हवा से नाइट्रोजन को लेगा और उसको फिक्स करने का काम करेगा। फिक्स करना मतलब होता है नाइट्रोजन के रूप को बदलेगा, उसको नाइट्रेट्स में बदल देगा। ठीक है, वो नाइट्रेट्स को ये फलीदार पौधे जो है, जैसे पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, इसे यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, राइजोबियम को वो खाना देंगे। उनको नाइट्रोजन कौन दिया, राइजोबियम दिया। और राइजोबियम को खाना किसने दिया, लेग्यूमिनस प्लांट ने दिया। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की नीड्स को पूरी की। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। अब मान लीजिए कि दो दोस्त है, वो हॉस्टल के एक रूम में रहते हैं। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी जो एक है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो उसको पढ़ने में मदद करेगा। दूसरे को अगर कुछ और अच्छे से काम आता है या उसको खाना बनाना आता है, तो वो उसको खाना बना कर देगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड्स को पूरी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया रहता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, ये पहली बात। दूसरा, वो काम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हवा से नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्रेट्स में बदलता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और किसके साथ सहजीवी संबंध में रहता है, ये भी पूछ सकता है। तो फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। एक और इसका एग्जाम्पल है सहजीवी संबंध का, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, लाइकेन। आप सभी ने देखा होगा लाइकेन। लाइकेन के अंदर दो चीजें रहती है, कौन कौन सी रहती है, एल्गी और फंगस, यानी कि शैवाल और कवक। ये दो चीजें रहती है, एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक। अब आपको पता होगा कि जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो अपना खाना स्वयं बना सकती है। ठीक है, तो एल्गी ने अपना खाना बना लिया, लेकिन जो फंगस रहेगी, जो कवक रहेगी, उसको क्या करेगी, शेल्टर देगी, वाटर देगा, मिनरल्स देगा। अब उसको खाना बनाने के लिए वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, बड़े होने के लिए मिनरल्स की, खनिजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो उसको कौन देता है, फंगस देता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या है, सहजीवी संबंध में है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, लाइकेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स करके पढ़ते जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी आपकी तैयारी होते जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी पशु के विषय में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, आपको पहचानना है कि वो कौन सा पशु है। वो कह रहा है कि ये ऐसा पशु है कि जो भालू के जैसे दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, कैसा दिख रहा है, भालू के जैसा दिखता है। ये दिन में 17 घंटे जो है सोता है। कितना आलसी जानवर है, आप देख सकते हैं कि 17 घंटे सो रहा है। काश हम भी 17 घंटे सो पाते। तो देखिए इसकी जिंदगी जो है, ये इसकी जिंदगी आपको याद रखना है कि कितने साल की रहती है, वो भी एग्जाम में पूछता है। तो मैं सारी चीजें आपको ये क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये एक ऐसा जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर ये सोता है। ठीक है, वृक्ष पर रहता है, उसी की पत्तियां भी वो खाता है। जिस वृक्ष पर वो रहता है उसकी पत्तियां भी खाता है, और ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है। क्वेश्चन में ही बता दिया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि ये कितने साल तक जीवित रहता है, इसकी आयु कितनी है। ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा जानवर है, स्लॉथ है। स्लॉथ जो रहता है वो भालू के जैसा दिखता है, और पेड़ पर देखिए ऐसा भालू के जैसा दिख रहा है, और पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। 17 घंटे सोता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी आयु जो रहती है वो 40 वर्ष की रहती है।
40 वर्ष कैसे हुआ ये समझिए, ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ये अपने पूरे जीवन काल में 8 ट्री पर रहता है, 8 पेड़ों पर, ठीक है। एक पेड़ पर वो कितने साल तक रहता है? 5 साल तक। एक पेड़ पर कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है। 5 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है, फिर वहां पे 5 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे वो तीसरे पेड़ पर चला जाता है। यानी कि आप 8 × 5 कर लीजिए तो कितना आ गया? 40 साल, ठीक है। तो वो अपने पूरे जीवन काल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर रहता है? 8 पेड़ों पर रहता है। एक पेड़ पर कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है। तो टोटल उसकी आयु कितनी हो गई? 40 साल हो गई। अब इसको टॉयलेट भी आती होगी, इसको यूरिन भी जाना होगा, तो ये क्या करता है? हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। किसके लिए उतरता है? टॉयलेट के लिए उतरता है। ये आपको ध्यान रखना है, शौचालय जाने के लिए उतरता है। इतना आलसी है कि इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार शौचालय जाना रहता है, और ये एक बार हफ्ते से उतरता है नीचे, और क्या करता है? टॉयलेट के लिए वो नीचे उतरता है। अब हमने ये देखा कि जिस पेड़ पर वो रहता है वो उसी की पत्तियां खाता है, यानी कि कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर है, ये हर्बीवोर्स जानवर है। हर्बीवोर के अंदर आता है। ये कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा कर देता है, हर बात आपको समझना है, हर बात से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो है विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्लॉथ है वो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इनको तैरना भी बहुत अच्छे से आता है। ये एक गुड स्विमर भी है, ठीक है। तो आज के लिए जो थे ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। आपके जितने ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम होगा, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, सभी जगह से शेयर कर दीजिए। डेली हमारी जो क्लास होती है सीटेट ईवीएस की जो रहती है शाम में 4 बजे होती है, आप डेली मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वो क्लास में करते हैं। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।